नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लगता है पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो गया है। आतंक को बढ़ावा और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने वाले पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की बात कही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाजवा के बयान का स्वागत भी किया है, लेकिन सवाल यह है कि सीमा पर साजिशें रचने वाला पाकिस्तान अचानक शांति पाठ क्यों करने लगा? क्या भारत के डर से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है, या एक बार फिर आतंकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए पैंतरेबाजी कर रहा है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बयान के मायने क्या हैं? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान से डरे आतंकिस्तान का आत्मसमर्पण। कश्मीर मुद्दे पर बुज़दिल बाजवा का शांति पाठ। बदले सुर या पाकिस्तान का नया पैंतरा। पाकिस्तान की हुकूमत यानी इमरान खान, पाकिस्तान की फौज यानी जनरल कमर जावेद बाजवा। आतंकिस्तान की सल्तनत चला रही यही वो दो शख्सियतें हैं जो भारत के खिलाफ साजिशों का मकर जाल बुनती रही हैं। यही वो दो लोग हैं जो इतिहास को अपना उद्देश्य बनाते हुए हिंदुस्तान से अदावत मोल लेते रहे हैं। दहशतगर्दी को जरिया बनाकर इन दोनों ने भारत के खिलाफ छद्म युद्ध वाले पुराने एजेंडे को और धार देने का ही काम किया है। लेकिन अचानक पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के सुर बदल गए और तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कश्मीर का शांतिपूर्ण हल तलाशने की अपील की है। साथ ही उन्होंने हर दिशा में शांति का हाथ बढ़ाने की भी बात की है। लेकिन जनरल बाजवा का ये बयान हजम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। एलओसी पर सीज़फायर वायलेशन हो या फिर आतंकियों को पनाह देना, पाकिस्तान लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों का एक अड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का कश्मीर मुद्दे पर शांति पाठ वाकई गले नहीं उतरता। लेकिन फिलहाल सच तो यही है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है। भारत की रणनीति, कूटनीति और आक्रामकता से पाकिस्तान भयभीत है। यही नहीं, पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव भी है और एफएटीएफ की लटकती तलवार भी। ऐसे में मरता क्या ना करता, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आतंकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की बात कही है। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग ISPR ने सिर्फ बयान ही जारी नहीं किया है, बल्कि इस बाबत पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी एक बयान दिया है। कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर मुद्दे को गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। हम परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श पर चलने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये सभी दिशाओं में शांति का हाथ बढ़ाने का समय है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा के इस बयान का स्वागत किया है, लेकिन अचानक पाकिस्तान की ओर से शांति का राग अलापना साजिशों और चालबाजी की आशंकाओं को भी जन्म देता है। सवाल खड़े करता है कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन क्या सिर्फ डर से शांति पाठ कर रहा है या फिर इसके पीछे उसका कोई नया पैंतरा? पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ शांति नहीं चाहता है। अगर वो शांति चाहता तो कश्मीर का मुद्दा बहुत पहले हल हो जाता। तो पाकिस्तान ने कभी शांति चाही नहीं है और वो ज़बरदस्ती करके टेररिज्म का रास्ता अभी तक भी उसने अपनाया है। अगर
असलियत में पाकिस्तान शांति चाहता है, जो जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं पाकिस्तान में, अगर वो उनको बंद कर दे तो मैं समझता हूँ ये जो मसला जो है ये बहुत जल्दी हल हो सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान न्याजी बयान देते हैं, मैं नहीं समझता हूँ इनके ऊपर कभी भी भरोसा किया जा सकता है। अभी इस समय पर जो दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है वो इसी महीने में FATF की सुनवाई होगी और मुझे लगता है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा ग्रे लिस्ट से निकलने की। भारत की ये कोशिश होगी कि उसको ब्लैक लिस्ट में लिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा, वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। पाकिस्तान ने हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव के जरिए यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने पिछले साल यानी 2020 में सीज फायर उल्लंघन का रिकॉर्ड बनाया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने आतंकियों को प्रशिक्षित कर भारत में दाखिल कराने की कोशिश की है, जिसमें उसे भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से तगड़ी चोट पहुंची है। पहले आपको इन सब से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि इनका बुज़दिल बाजवा के शांति पाठ से क्या संबंध है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल जम्मू कश्मीर में 244 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 221 आतंकी मारे गए। पिछले साल पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के 5133 मामले सामने आए, जिसकी वजह से 22 आम नागरिक मारे गए और 24 जवान शहीद हुए। 2019 में सीज फायर उल्लंघन के 3479 मामले सामने आए थे, जबकि 2018 में 2140 सीज फायर उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। अब आपको बताते हैं कि इन आंकड़ों का बाजवा के शांति वाले बयान से क्या संबंध है। दरअसल गृह मंत्रालय के पाकिस्तान की बदनीयती के ये सबूत पेश करने के चंद घंटे बाद ही बाजवा ने शांति की बात की। मतलब ये कि पाकिस्तान सिर्फ अपने दाग धोने की कोशिश कर रहा है। यकीन नहीं आता तो गौर से सुनिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का चंद घंटे पहले दिया गया ये बयान। जब कश्मीर का मसला 5 अगस्त के बाद तूल पे था और दुनिया की तवज्जो उस पर थी, उस वक्त हमारी ऑपोजिशन अगर कश्मीर को तरजीह देती और इस्लामाबाद के धरने पर तवज्जो न देती तो शायद अटेंशन डाइवर्ट न होती। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण हल चाहता ही नहीं है, वो तो सिर्फ नौटंकी कर रहा है। तो आपको बता दें कि कंगाली के दौर से बाहर निकलने की कोशिश भी बाजवा के शांति पाठ की एक वजह है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि मैं कल इस्तीफा दे दूंगा अगर विपक्षी दलों के नेता लूटे हुए पैसे को राजकोष में जमा कर दें। जाहिर है इमरान खान विपक्षी दलों को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि अपने देश के दिवालियेपन का इकरार कर रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर तक पहुंचाने में और किसी का नहीं बल्कि इमरान खान का ही कसूर है। भारत से अदावत और आतंक नीति ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। ये जो धमकी इमरान खान ने दी है, जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स हैं, ये तो सही बात है कि उन्होंने बहुत धन लूटा है अपने देश से और वो धन वापस वो बाहर के देशों में रखा हुआ है। इसमें मुझे लगता है इमरान खान भी शामिल हैं। तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वही एक क्लीन पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, उनकी भी वो भी बाकी पॉलिटिशियन की तरह वो भी वैसे ही है। इमरान खान साहब अभी तक नहीं बताते हैं कि उसकी टैक्स रिटर्न में कितना पैसा देते हैं वो टैक्स की भी चोरी करते हैं। पाकिस्तान जिस शाख पर बैठा है उसी को काटने की वो कोशिश कर रहा है। चीन से दोस्ती और आतंक से हाथ मिलाकर उसने अपनी बर्बादी की तारीख मुकर्रर कर दी है। ऊपर से भारत से दुश्मनी ताबूत में आखिरी कील की तरह काम कर रही है। इन हालात में वो शांति पाठ भले कर ले, लेकिन उस पर यकीन कोई नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत कट्टरपंथियों को सिर आंखों पर बिठाती रही है। ये बात अब किसी से भी छुपी हुई नहीं है, मगर कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से ना जाए। तो पाकिस्तान का भी यही हाल है। टेरर फंडिंग के नाम पर पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दिखावा करके एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यह है कि हाफिज सईद आज भी अपने मन का राजा है और जैसा चाहता है रहता है, जहां चाहता है चला जाता है।
पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। गिरफ्तारी तो महज दिखावा है। आजाद घूम रहा है हाफिज सईद। अस्पताल में इलाज करवा रहा है सैयद सलाहुद्दीन। मुंबई में आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। हाफिज सईद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली है, यह भी सब जानते हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करता है, यह भी सबको मालूम है। हाफिज सईद यानी आतंक का वो आका जिसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन यानी 74 करोड़ का इनाम रखा है। ये वही हाफिज सईद है जो खुलेआम भारत के खिलाफ जहर भी उगलता रहता है। साल का बड़ा हिस्सा चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अगला साल इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह हम भरपूर तौर पे कश्मीर के नाम करके, कश्मीर के मसले को उजागर करके इंशाल्लाह आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग केस में 15 साल की सजा सुनाई है। जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को पहले ही 21 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हाफिज सईद पिछले साल 17 जुलाई से ही पाकिस्तान की जेल में है। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि यह महज दिखावा है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है, वो सच जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई का लिबास डाल दिया है ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सके। पाकिस्तान के काउंटर टेरर डिपार्टमेंट यानी सीटीडी ने हाफिज सईद और उसके 12 करीबियों के खिलाफ टेरर फंडिंग के 23 केस दर्ज किए। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक ये लोग ट्रस्ट से रकम जुटाकर उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहे थे। काउंटर टेरर डिपार्टमेंट के मुताबिक जमात-उद-दावा और उसके करीबी 5 ट्रस्ट का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहे थे, जिसमें हाफिज सईद जमात का प्रमुख है। एफआईआर में जमात-उद-दावा के अलावा लश्कर-ए-तैयबा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का नाम भी शामिल है। इन सब के बावजूद अगर दुनिया भर की एजेंसियां इस बात को अच्छी तरह से समझ रही हैं कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई महज एक आई वॉश यानी दुनिया की आंखों में धूल झोंकना है, और असलियत ये है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में जो चाह रहा है, जहां चाह रहा है और जैसे चाह रहा है वैसा ही सब कुछ हो रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि लश्कर-ए-तैयबा का सरगना और ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद जनवरी के आखिरी हफ्ते में लाहौर से काला पहाड़ के पसरूर इलाके में गया था और वहां एक जलसे में शिरकत की थी। हाफिज सईद पाकिस्तान के सियालकोट जिले में एक जलसे में देखा गया था। हाफिज सईद किसी जलसे में जाए और आतंक की बात न कहे, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी फितरत और आदत के मुताबिक इस 74 करोड़ के इनामी आतंकी ने वहां भी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला। पाकिस्तान में हाफिज सईद अपनी मर्जी का मालिक है और उसे खुली छूट हासिल है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक आम लोगों की नजरों से दूर है। चोरी छुपे एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आराम से जा रहा है। इनको सारी फैसिलिटी वहाँ पे दे दी जाती है और वहाँ से ये घूमते फिरते भी रहते हैं। जैसे कि आपकी अभी इस रिपोर्ट से पता चला है कि वो लाहौर के पास इन्हीं ने मीटिंग भी एड्रेस की और इस तरह की पता नहीं कितनी मीटिंग्स वो कर चुके होंगे। इसी के सारा लश्कर-ए-तैयबा का काम वो देखते रहते हैं, दिखाने के लिए दूसरे लोग हैं। तो ये उनका ये स्ट्रेटजिक असेट होने की वजह से सेना इनके ऊपर बढ़ सकती नहीं जाती। और दूसरी बात ये कि इनकी जो रुतबा है वो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर से भी कहीं आगे हो चुका है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि वो किसी तरह एफएटीएफ के चंगुल से बाहर निकल जाए। पाकिस्तान भरसक कोशिश कर रहा है कि उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से छुटकारा मिल जाए, मगर अभी तक ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने आस्तीन में आतंक के अजगरों को पाल रखा है। हाफिज सईद के अलावा एक और नाम ऐसा है जो पाकिस्तान की मुसीबत
और इस दुश्वारी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, और वो नाम है सैयद सलाहुद्दीन, जिसके बारे में खुफिया एजेंसियों का अंदाजा है कि वो इन दिनों बेहद बीमार है और इस्लामाबाद के फौज के अस्पताल अल कदमत हॉस्पिटल में पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की देखरेख में इलाज करवा रहा है। सैयद सलाहुद्दीन को सोमवार को इस्लामाबाद के अल कदमत हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सलाहुद्दीन का बड़ा घनिष्ठ रिश्ता कश्मीर के आतंकवाद से है। ये मेरा समझ से ये देखा जाए तो ये नए दौर के, ये जो 90s के दशक से शुरू हुआ था, उसके ये पहले आतंकवादी हैं जो आए। इन्हीं ने ही आतंकवाद शुरू किया। इनके साथ साथ JKLF, ये दो संस्थाएं काफ़ी समय से वहाँ पे आतंकवाद फैला रही थी। और सैयद सलाहुद्दीन की एक बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन भी है आतंकवादी नेटवर्क में। ये सवरेन नेटवर्क के चीफ भी इनको माना जाता है, जो कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया चीख कर सरकार से सवाल पूछती रही कि आखिर उसने FATF की सभी शर्तों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पाकिस्तान की आवाम पूछती रही कि इमरान सरकार ने आतंकियों पर नकेल क्यों नहीं कसी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर इमरान खान कान बंद किए रहे। नतीजा ये कि पाकिस्तान FATF की गहरी अंधेरी खाई से फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा। ये वो अंधेरा है जहां पाकिस्तान के लिए सिर्फ तबाही है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई का नाटक जरूर किया, लेकिन उसके आतंकी नेटवर्क पर लगाम लगाने की कोई कोशिश कभी नहीं की। इसके अलावा पाकिस्तान के तालिबान के साथ हाथ मिले हुए हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए अल बद्र नाम का नया संगठन खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में खबर यही है कि इसे भी लश्कर तैयबा का ही हिस्सा माना जाता है। लिहाजा पाकिस्तान की इन तमाम दिखावे को देखते हुए FATF ने उसे ग्रे लिस्ट दिखा दी है। FATF ने जो फैसला किया है उसकी वजह से इमरान खान और उनकी पूरी हुकूमत सदमे की हालत में है। दरअसल पाकिस्तान को पहली बार 2012 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। गरज ये थी कि पाकिस्तान सुधर जाएगा और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया। लिहाजा 2015 तक पाकिस्तान को उसी ग्रे लिस्ट में रखा गया। 2015-16 में पाकिस्तान ने अपने यहाँ आतंकियों पर नकेल कसने की कार्रवाई करने का जो नाटक किया, उसका फायदा भी उसे मिला और उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की चाल का पता दुनिया को चल गया। लिहाजा 2018 में उसे फिर उसी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। जाहिर है पाकिस्तान में हाफिज सईद को एक बार फिर दिखावे के तौर पर टेरर फंडिंग के इल्जाम में सजा सुनाई गई है, मगर हकीकत कुछ और ही है। हाफिज सईद पाकिस्तान में एक आजाद पंछी है जो जब चाहता है, जहां चाहता है, उड़ जाता है। यानी पाकिस्तान खुलेआम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और FATF के कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। FATF का काम मनी लॉन्ड्रिंग का है। जो पैसा आतंकवाद को जाता है उसको रोकना है। पाकिस्तान के ये जो कॉस्मेटिक, उन्हीं ने जो स्टेप्स लिए थे, जो कदम उठाए थे, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूँ अभी जो मीटिंग कुछ दिनों के बाद होने वाली है उसमें पाकिस्तान को सीधे ब्लैक लिस्ट में उन्हें डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ FATF की जो प्रेस्टीज है, जो असर है, उसके ऊपर भी असर पड़ने लगेगा। आतंकवाद के खिलाफ बनाए गए कानून की अनुसूची 5 के तहत पाकिस्तान की 7,600 आतंकियों की लिस्ट से 4,000 से अधिक नाम अचानक से गायब हो गए, जिसकी वजह से FATF की भौहें पहले से तनी हुई हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी वजह से अब पाकिस्तान का बर्बादी की ओर तेजी से बढ़ना भी तय है।